नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो जल्दी से लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ। हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के जीएस प्रैक्टिस सेट की। आज दिग्विजय सर के साथ दिग्विजय सर के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। वो आज क्लास नहीं ले रहे हैं, उनकी ताई जी एक्सपायर हो गई हैं, जिस कारण मैं क्लास ले रहा हूं। हालांकि आपने मेरी पूरी एक लिस्ट देखी होगी जो हमने पहले एग्ज़ाम से पहले हमने प्रैक्टिस सेट करे थे, और बहुत धुआंधार प्रैक्टिस सेट थे। आप लोगों ने बहुत मन के साथ पढ़ाई की थी, और मैं ये भी विश्वास दिला दूं कि उन प्रैक्टिस सेट से आप लोगों ने जो वर्दी के क्वेश्चन, वर्दी वाले प्रश्न पढ़े थे, उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, सारी चीज़ें आई थी। तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। गुड आफ्टरनून। चलिए, हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे। बहुत मिस किया आप लोगों को। और आज दिग्विजय सर की ताई जी एक्सपायर हो गई हैं, जिस कारण ये क्लास मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। हो सकता है कल भी मैं ही करूँ। तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिएगा। सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करता हुआ चलूँगा। बहुत बढ़िया तरीके से सारी चीज़ों को एक्सप्लेन हम लोग करते हुए चलेंगे। यहाँ पर लिखा है, आरजी भंडारकर किस सुधारवादी संस्था के लोकप्रिय नेता थे? आरजी भंडारकर की बात हो रही है, तो आप कहेंगे सर आरजी भंडारकर। चलिए जल्दी जल्दी से बताइए, आरजी भंडारकर के बारे में हम बात करेंगे। चलिए, तो हम लोग बात करेंगे। देखिए, आरजी भंडारकर की जब नाम आ जाता है तो आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर आएगा। एक क्वेश्चन आपके मन में आ जाएगा जी, किससे संबंधित है आरजी भंडारकर? पहले तो हम इनकी स्थापना पढ़ लेते हैं। आर्य समाज की स्थापना होती है जी 1875 में। ब्रह्म समाज की स्थापना होती है 1828 में। प्रार्थना समाज की स्थापना होती है जी 1867 में। और हम बात करेंगे थियोसोफिकल सोसाइटी। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में हो जाती है, अमेरिका के न्यूयॉर्क में। अब बात आती है सर आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आप कहेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती। तो आप लोग बताएंगे स्वामी दयानंद सरस्वती थे। चलिए, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। कौन थे? राजा राम मोहन राय। आप कहेंगे राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। अब बात आ जाती है प्रार्थना समाज के संस्थापक की। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक में आते हैं आत्मा राम पांडुरंग। आत्मा राम पांडुरंग। पांडुरंग। केशव चंद्र सेन। कौन बेटा? केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन। एम जी रानाडे। महात्मा गोविंद रानाडे। एम जी रानाडे। ठीक है जी, एम जी रानाडे। तो ये चीजें आप पढ़ना। और थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक थे एच एस ऑलकॉट, हेनरी स्टील ऑलकॉट। ऑलकॉट, ठीक है जी, ऑलकॉट। और एच पी ब्लावटस्की। ब्लावटस्की। तो आप कहेंगे एचपी ब्लावटस्की। बात ये आती है आरजी भंडारकर प्रार्थना समाज से संबंधित थे। किससे? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा प्रार्थना समाज, इसका सही आंसर होगा। किसका आंसर है? प्रार्थना समाज इसका सही आंसर होगा। अब बात आती है सर प्रार्थना समाज के प्रेरणा स्रोत कौन थे? अगर पूछ ले कि सर प्रेरणा स्रोत कौन बने थे इसके, किसकी प्रेरणा से स्रोहित, किसकी प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? तो केशव चंद्र सेन थे। कौन थे बेटा? केशव चंद्र सेन। तो आप कहेंगे प्रेरणा स्रोत थे केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन, ठीक है, केशव चंद्र सेन। अब बात करते हैं कि एमजी रानाडे ने, एमजी रानाडे ने बेटा प्रार्थना समाज को प्रसिद्धि दिलाई थी। क्या किया था भैया? प्रसिद्धि दिलाई। आप कहेंगे भैया प्रसिद्धि दिलाई थी, किसने दिलाई थी प्रसिद्धि? तो आत्माराम पांडुरंग ने दिलवाई थी, एमजी रानाडे ने, केशव चंद्र सेन ने। तो सही आंसर यहां पर आपने दिया है, यही इसका सही आंसर होगा। आगे हम लोग बात कर लेते हैं। लिखा है विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने वाले बंगाली समाज सुधारक और लेखक का नाम बताइए। जल्दी जल्दी से। बाल गंगाधर तिलक, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बिपिन चंद्र पाल, जवाहरलाल नेहरू। क्या इसका सही आंसर होगा? क्या इसका सही आंसर है? यहां पर आप लोगों के माध्यम से आंसर आ जाने चाहिए। चलिए बताइएगा, कौन कौन बच्चे यहां पर आंसर दे रहे हैं।
देखिए अगर बात करते हैं विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना था, तो आप कहेंगे भैया जो विधवा पुनर्विवाह कानून है, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना था, विधवा पुनर्विवाह, अगर ऐसे करके पूछ ले कि भैया विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना है, विधवा पुनर्विवाह कानून, पुनर्विवाह कानून कब बनाया गया था, कानून, तो आप कहेंगे ये कानून बना था 1856 में। और ये किसने बनाया था, कैनिंग के द्वारा, किसके द्वारा, कैनिंग द्वारा। ये कैनिंग कौन था, तो कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था, कौन था, प्रथम वायसराय था। ये चीजें भी आप लोग लिखना कि भारत का पहला वायसराय था कैनिंग, जिसके द्वारा हिंदू ये विधवा पुनर्विवाह कानून लागू किया गया। इसकी सिफारिश किसने की थी, आप कहेंगे सर इसकी सिफारिश करने वाले समाज सुधारक थे ईश्वर चंद विद्यासागर, कौन, ईश्वर चंद विद्यासागर, कौन बेटा, ईश्वर चंद विद्यासागर के सिफारिश पर कैनिंग द्वारा। हालांकि इस कानून को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही थी डलहौजी की, लेकिन डलहौजी बेटा रिप्लेस हो जाता है कैनिंग से, कैनिंग आ जाता है, और जब कैनिंग आ जाता है तो कैनिंग ने इसको लागू कर दिया था, क्या कर दिया था जी, इसको लागू कर दिया था। अब बात होती है कि इसका सही आंसर हो जाएगा ईश्वर चंद विद्यासागर। जवाहरलाल नेहरू आप जानते ही होंगे भारत के प्रथम पीएम थे, भारत के प्रथम पीएम थे, और आप कह सकते हैं कि भैया लगातार, या ऐसे लिख सकते हैं कि सबसे लंबा कार्यकाल पीएम के रूप में किसका था, सबसे लंबा कार्यकाल, सबसे लंबा कार्यकाल पीएम के रूप में किसका था, तो आप कहेंगे सबसे लंबा कार्यकाल पीएम के रूप में किसका था, तो आप कहेंगे सर इन्हीं का था। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे कम कार्यकाल, सबसे कम कार्यकाल किस पीएम का है, कार्यकाल, तो आप कहेंगे अटल जी का, किसका, अटल जी का, अटल बिहारी वाजपेयी या अटल जी। तो इन ये मात्र 13 दिन तक, हालांकि बहुत सारी किताबों में ये 16 दिन दिया हुआ है जो कि गलत है। बिपिन चंद्र पाल ये गरम दल के नेता थे, ये कौन थे, ये गरम दल के नेता थे, गरम दल के नेता थे। तो ये चीजें आप लोग लिखना, गरम दल के नेता थे। अब बाल गंगाधर तिलक भी कौन थे, ये भी गरम दल के नेता थे, गरम दल के नेता थे, गरम दल के नेता थे। बाल गंगाधर तिलक बेटा 2 पत्रिकाएं प्रकाशित करते थे, इनकी 2 पत्रिकाएं थी, कौन कौन सी पत्रिकाएं थी, आप कहेंगे सर मराठा, मराठा और केसरी, मराठा और केसरी। केसरी पत्रिका छपती थी मराठी भाषा में, किसमें, मराठी भाषा में ये केसरी पत्रिका प्रकाशित होती थी, और मराठा पत्रिका अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होती थी, किसमें, अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होती थी। बाल गंगाधर तिलक ने बेटा एक बुक लिखी थी, इनकी बहुत फेमस बुक है जिसका नाम है गीता रहस्य, क्या नाम है, गीता रहस्य। गीता रहस्य पुस्तक बाल गंगाधर तिलक ने मांडले जेल में लिखी थी, कहां पर, मांडले जेल में लिखी थी। ठीक है जी, कहां पर, मांडले जेल में। जब बाल गंगाधर तिलक ने मराठा पत्रिका प्रकाशित की, जब मराठा पत्रिका प्रकाशित की और उसको प्रकाशित करने के बाद प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने उन पत्रिकाओं को पढ़ा। उन्होंने पढ़ने के बाद मुजफ्फरपुर का एक बदनाम जज हुआ करता था किंग्सफोर्ड, किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया 1908 में, जिसे अलीपुर बम कांड के नाम से जाना गया। हालांकि वो उसमें बच गया, लेकिन प्रफुल्ल चाकी ने स्वयं को गोली मारकर शहीद कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया, शहीद कर दिया। और बात करेंगे, अब बात करेंगे स्टार जी, बहुत बहुत बेटा इस प्यार के लिए धन्यवाद। लेकिन मैं यही कहूँगा जो भी आप लोगों को सारी चीज़ें कराई जा रही हैं वो प्रॉपर एक वे में कराई जा रही हैं, सारी चीज़ों को अच्छे से कराया जा रहा है, तो आप टेंशन मत लीजिए, सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे इन पत्रिकाओं को पढ़ने के बाद प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड को मारने का प्रयास किया, लेकिन वो बच जाता है, और इसमें प्रफुल्ल चाकी ने स्वयं को गोली मारकर शहीद किया, और खुदीराम बोस जिनको सबसे कम उम्र में फांसी दी गई है, सबसे कम उम्र में फांसी दी गई है। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। एक बच्चा कह रहा है सर ईश्वर चंद विद्यासागर ने क्या लिखा था, ईश्वर चंद विद्यासागर ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम क्या है, कहाँ गया, ईश्वर चंद विद्यासागर, यही है ना, ईश्वर चंद विद्यासागर। इनकी एक पुस्तक है, इनकी एक पुस्तक है बेटा, कौन सी पुस्तक है इनकी, तो आप कहेंगे सर सोम प्रकाश, आप कहेंगे सर सोम प्रकाश
एक क्या है बेटा, सोम प्रकाश यहाँ पर ये प्रकाशन करते थे कि सर सोम प्रकाश का प्रकाशन किसने किया है। चलिए बता दीजिए सोम प्रकाश का प्रकाशन किसने किया, कौन कौन बच्चा बता देगा, चलिए बता दीजिए। हाँ जी, बहुत बढ़िया, शानदार लिख रहे हैं आप लोग। सोम प्रकाश समाचार पत्र है, ये बुक नहीं है, तो आप कहेंगे सर ये क्या है, एक समाचार पत्र है, समाचार पत्र। चलिए बहुत बढ़िया, सोम प्रकाश। आगे चलते हैं, लिखा है निम्नलिखित में से कौन अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे जो भारत में मुसलमानों के पुनरुत्थान के लिए काफी हद तक उत्तरदायी थे। मिर्जा गुलाम अहमद, मोहम्मद इकबाल, सर सैयद अहमद खान, खान अब्दुल गफ्फार खान। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, कौन कौन बच्चा बताएगा। चलिए बहुत शानदार लाजवाब प्रश्न यहाँ पर हैं आप लोगों के, तो आंसर्स आप लोगों के आ जाने चाहिए। और एक बार सेशन को थोड़ा सा लाइक शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे जो हमारे साथ अभी नहीं जुड़ पाए हैं वो हमारे साथ जुड़ जाएं। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। अब बात ये आती है कि भैया ये कौन थे, अब्दुल गफ्फार खान साहब, इन्होंने सीमांत गांधी कहा जाता है। इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें सीमांत गांधी कहते हैं। आप कहेंगे सीमांत गांधी, सीमांत गांधी कहा जाता है। इन्हें सरहदी गांधी कहा जाता है, सरहदी गांधी कहा जाता है। ठीक है, सरहदी गांधी कहा जाता है। और ये प्रथम विदेशी थे जिन्हें भारत रत्न दिया गया। कमेंट करके बताओ कब दिया गया भारत रत्न। प्रथम विदेशी व्यक्ति थे, प्रथम विदेशी जिनको भारत रत्न मिला है, कब मिला एक बार बताओ। सर सैयद अहमद खान, अलीगढ़ मुस्लिम स्कूल, अलीगढ़ मुस्लिम स्कूल के संस्थापक थे जो 1875 में बना। फिर ये अलीगढ़ मोहम्मदन ओरिएंटल स्कूल बना और उसके बाद 1920 में वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गई। ठीक है, क्या बन गई, एमयू बन गई, मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एएमयू बन गई। क्या बन गई, एएमयू। तो एएमयू पहले क्या हुआ करता था, मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज हुआ करता था। ठीक है, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज हुआ करता था, 1875 में बनाया था। मैंने पूछा था इन्हें कब मिला था, तो आप कहेंगे 1987 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। मोहम्मद इकबाल की बात करते हैं। आपने एक नारा सुना होगा भगत सिंह के द्वारा, भगत सिंह के द्वारा हम बात करते हैं। भगत सिंह ने एक नारा दिया था, इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा दिया था वो नारा किसने लिखा था, हजरत मोहानी ने। लेकिन बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मोहम्मद इकबाल ने, नहीं, मोहम्मद इकबाल ने गीत लिखा था इंकलाब जिंदाबाद वाला। ठीक है जी, चलिए ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पर लिखना, सारी चीज लिखना। तो इनके बारे में मैं आपको बता दूं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ठीक है, ये इन्हीं की पोयम है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए भैया, हाँ जी, बहुत बढ़िया, इट मनु जी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद, थैंक यू। आगे बात करते हैं। वर्ष 1939 में करनाल का युद्ध नादिर शाह तथा निम्नलिखित में से किन के मध्य लड़ा गया। अब बात आ रही है नादिर शाह के बारे में। नादिर शाह को हम क्या क्या बोलते हैं, नादिर शाह को, या ऐसे पूछा जाता है ईरान का नेपोलियन किसे कहते हैं, तो नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहते हैं। क्या कहते हैं जी मेरे साथियों, इसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। आप कहेंगे नेपोलियन, यहां पर आप कहेंगे नेपोलियन। नेपोलियन किसे कहेंगे, ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहते हैं। अब हुआ क्या था, मोहम्मद शाह को रंगीला शासक भी कहा जाता है, रंगीला शासक भी कहा जाता है, रंगीला शासक। ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला भी कहते हैं इसको, मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला भी इसको कहा जाता है। ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला ये अंतिम मुगल शासक था जो मयूर सिंहासन पर बैठा था। अंतिम मुगल शासक जो किस पर बैठा भैया, अंतिम मुगल शासक जो मयूर सिंहासन पर बैठा। क्यों ऐसा था भाई, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक था सिंहासन, वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि नादिर शाह मयूर सिंहासन लूट कर ले गया था। मयूर सिंहासन किसने लूटा था, मयूर सिंहासन लूट कर ले गया, लूट कर
ले गया। ठीक है जी, ले गया। ये चीजें आप लोग याद रखना। औरंगजेब के दरबार में, औरंगजेब के दरबार में क्या था बेटा? दरबार में सबसे ज्यादा हिंदू अधिकारी थे, सबसे ज्यादा हिंदू अधिकारी थे। तो आप कहेंगे सबसे ज्यादा कौन थे? हिंदू अधिकारी थे। आप कहेंगे हिंदू अधिकारी थे। ठीक है, कौन थे? अधिकारी थे। ये भी आप लोग लिखना, हिंदू अधिकारी थे। कौन थे बेटा? हिंदू अधिकारी थे। बात करते हैं, अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का शासनकाल कहा जाता है, हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। किसके शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाएगा? तो आप कहेंगे भैया स्वर्णकाल कहा जाता है। ये सारे फैक्ट आप लोग यहाँ पर लिखते हुए चलिएगा। अब बात आती है अहमद शाह अब्दाली की। अहमद शाह अब्दाली, आप लोगों ने एक युद्ध पढ़ा होगा, पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध। यह युद्ध कब होता है? पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में लड़ा जाता है, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था। किसने? अहमद शाह अब्दाली। आप कहेंगे सर अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था। किसको हराया था? मराठों को पराजित कर दिया था। ठीक है, अब अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था। मराठों में यहाँ पर जो मराठा थे वो कौन थे? सदाशिव भाऊ। चलिए लिख लेंगे ये सारी चीजों के बारे में। बहुत बढ़िया, हम सारी चीजों को कवर करते हुए चल रहे हैं, इसको आप लोग लिख लीजिए। आगे बात करेंगे, दक्षिण में राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दक्षिण में राष्ट्रकूट वंश का, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर नहीं बताया क्या मैंने? ये बताया तो है सर सैयद अहमद खान। मुझे लग रहा है फिर ध्यान नहीं है आपका, ध्यान नहीं है फिर। ये ऑलरेडी टिक किया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 का, सर सैयद अहमद खान। चलिए यहां पर हम बात कर रहे हैं, इसका सही आंसर आपके माध्यम से आ जाना चाहिए। लिखा हुआ है जी, आप बताइएगा कि दक्षिण में राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय था, नागभट्ट थे, गोपाल था, दंती दुर्ग था। विजयालय चोल वंश का शासक था, चोल वंश का संस्थापक था। कौन? ये चोल वंश का था, चोल वंश का। नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था। कौन था ये? गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था। किस वंश का? तो आप कहेंगे सर ये गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था, गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था। ठीक है जी, गुर्जर प्रतिहार वंश का। गोपाल जो था ये पाल वंश का संस्थापक था, पाल वंश का संस्थापक था। ठीक है जी, पाल वंश का संस्थापक था। अब बात आती है पाल वंश का संस्थापक था, यहां पर आप लोग अच्छे से लिख लेंगे, ये चोल वंश का संस्थापक था, वंश का संस्थापक है। ठीक है जी, संस्थापक है, तो आप लोग इसको अच्छे से लिख लीजिए। चलिए बात करते हैं दंती दुर्ग, इसका सही आंसर होगा, दंती दुर्ग इसका सही आंसर होगा। अच्छा एक चीज और मैं आपको बताता हूं कि भैया राष्ट्रकूट वंश के बारे में 2-3 फैक्ट मैं आपको बता देता हूं। राष्ट्रकूट वंश, राष्ट्रकूट वंश का एक प्रतापी शासक हुआ है जिसने एक मंदिर बनवाया था, जिसको हम क्या बोलते हैं मेरे लाल? कैलाश मंदिर। आप कहेंगे सर कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? बहुत ज्यादा पूछा जाता है। कैलाश मंदिर, राष्ट्रकूट शासक कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो आप कहेंगे सर निर्माण किसने किया था? कृष्ण। राष्ट्रकूट वंश के शासक थे कृष्ण प्रथम। क्या नाम था जी उनका? कृष्ण प्रथम के द्वारा। किसके द्वारा? कृष्ण प्रथम के द्वारा कैलाश मंदिर का निर्माण किया जाता है, जो राष्ट्रकूट वंश की धरोहर मानी जाती है। राष्ट्रकूट वंश का एक शासक था ध्रुव। क्या नाम था जी इसका? ध्रुव। ये वही ध्रुव है जिसने कन्नौज में, जिसने ध्रुव प्रथम, जिसने कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में हिस्सा लिया था। किसमें? त्रिपक्षीय संघर्ष में हिस्सा लिया था, त्रिपक्षीय संघर्ष में हिस्सा लिया। इसमें 3 लोग थे, एक तो धर्मपाल लड़ रहा था, धर्मपाल जो पाल वंश का शासक था। एक वत्सराज, वत्सराज गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक थे। और एक थे बेटा ध्रुव प्रथम। कौन? ध्रुव
प्रथम। यहाँ पर इन सारी चीजों को आप लोग लिखते रहिएगा, सारी चीजों को आप लोग लिखते रहिएगा, किसी को कोई आपत्ति यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, इन चीजों को आप लोग लिख लीजिएगा। हमने बात कर ली राष्ट्रकूट वंश की राजधानी, भी मुझे बता दीजिए जल्दी से कि भैया राष्ट्रकूट वंश की राजधानी क्या थी, कौन कौन बच्चा बता देगा। चलिए, हम बात कर रहे थे बेटा राष्ट्रकूट वंश की राजधानी बताइए, चलिए जल्दी जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया, हाँ जी, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए, तो आप कहेंगे सर मैंने राजधानी पूछी थी, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी क्या थी। आप कहेंगे सर राजधानी, आप कहेंगे मान्यखेत। क्या है, मान्यखेत। यहां पर आप कहेंगे सर मान्यखेत राजधानी है किसकी, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी क्या थी, मान्यखेत थी। मान्यखेत या मान्यखेत कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। मास्की शिलालेख वर्तमान में किस राज्य में स्थित है। मास्की, आपने सुना होगा कि अशोक मौर्य के जो शिलालेख थे उनमें ऐसे कौन कौन से शिलालेख थे जिसमें अशोक का नाम अशोक बताया गया। जैसे कि अशोक का नाम मास्की, गुर्जरा, उदयगोलम, निट्ठूर, ये वो अभिलेख थे जिसमें अशोक को अशोक बताया गया है। अशोक वर्धन पुराणों में कहा गया है, अशोक वर्धन पुराणों में कहा गया है। ठीक है जी, चलिए मैं बता देता हूं। मास्की, मास्की जो है एक जगह पड़ती है, मास्की एक स्थान है। और ये स्थान कहां पर पड़ता है, तो ये स्थान पड़ता है जी कर्नाटक में, एक जिला पड़ता है रायचूर जिला। कौन सा, रायचूर जिला है, रायचूर जिले में पड़ती है। और रायचूर जिला कहां पड़ता है मेरे लाडलो, आप कहोगे कर्नाटक में। कहां पड़ता है जी, कर्नाटक में पड़ता है। ये सारी चीजें आप लोग लिख लेना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। क्या हो जाएगा जी, इसका सही आंसर कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है, मास्की अभिलेख में हम बात करते हैं कि अशोक को क्या कहा गया कि मास्की अभिलेख से ये पता चलता है कि जो अशोक था उसे देवना प्रिय, पियदस्सी और अशोक एक ही व्यक्ति है। ठीक है, तो आप कहेंगे अशोक नाम का उल्लेख किस किस में किया गया है। अशोक नाम का उल्लेख किस किस में किया गया है जी। अशोक नाम का उल्लेख की अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे सर अशोक नाम का उल्लेख मास्की, उदयगोलम, गुर्जरा और निट्ठूर अभिलेखों में किया गया है। अभिलेखों में किया गया है, किसमें, अभिलेखों में किया गया है। चलिए अब बात करते हैं सर अभिलेखों का जनक किसे कहते हैं। अभिलेखों का जनक किसे कहा जाता है, अभिलेखों का जनक। तो आप कहेंगे सर अभिलेखों का जनक अशोक को ही कहा जाता है। किसे कहा जाता है, अशोक को कहा जाता है। कि भैया कौन था, अशोक था। अशोक किस वंश का था, मौर्य वंश का शासक था। किस वंश का था अशोक, आप कहेंगे मौर्य वंश का शासक था। ठीक है जी, चलिए अब बात करते हैं सर मास्की से जो अभिलेख प्राप्त हुआ था, मास्की से जो अभिलेख प्राप्त हुआ था वो 1915 में प्राप्त हुआ था। कब प्राप्त हुआ था, 1915 में मास्की अभिलेख प्राप्त हुआ था। ठीक है जी, चलिए अब मास्की अशोक के जो अभिलेख थे, अशोक के अभिलेख अधिकतर किस भाषा में थे, अशोक के अभिलेख अधिकतर किस भाषा में थे। अभिलेख कौन कौन सी भाषा में थे, तो अधिकतम तो थे ब्राह्मी लिपि में। किसमें, ब्राह्मी लिपि में, ब्राह्मी लिपि में थे। ब्राह्मी लिपि थी, अरेमाइक थी, खरोष्टी थी। कौन सी थी, खरोष्टी। आप कहेंगे खरोष्टी लिपि थी। तो इन चीजों को आप लोग लिख लीजिएगा, इन चीजों को आप लोग लिख लीजिएगा। बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली पहली महिला थी, कौन थी जी, जल्दी जल्दी से बता दीजिए इसका सही आंसर। देखिए जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, महात्मा बुद्ध का जन्म 563 बीसी में होता है, 563 ईसा पूर्व में होता है। और जब मृत्यु हुई तब इनकी माता जो थी, जिनका नाम था महामाया, ठीक है, महामाया कह सकते हैं, महामाया कह सकते हैं। 7वें दिन उनकी मृत्यु हो गई। 7वें दिन जब उनकी मृत्यु हो गई तो उनका पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। किसने किया, प्रजापति गौतमी।
तो आप कहेंगे प्रजापति गौतमी जो थी ये उनकी मौसी थी। कौन थी? ये उनकी मौसी थी। और यही इन्होंने ही, मौसी ने ही पालन पोषण किया था। किसका? पालन पोषण किसका किया था? तो आप कहेंगे सर महात्मा बुद्ध का। लेकिन उस समय तो वो महात्मा बने ही नहीं थे। वो कौन थे? वो थे सिद्धार्थ। उनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था बचपन का? सिद्धार्थ। और ये अपने घर को छोड़कर चले जाते हैं 29 वर्ष की आयु में। 29 वर्ष की आयु में ये अपना गृह त्याग देते हैं और गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ठीक है, ये बेटा 29 वर्ष की आयु में अपना क्या करते हैं? गृह त्याग दिया, गृह त्याग किया। और गृह त्याग की इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण कहा गया। महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। ठीक है जी, महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। 6 वर्ष तपस्या की, 6 वर्ष कठोर तपस्या के बाद, कठोर तपस्या के बाद इन्हें क्या हो जाता है? ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तपस्या की और 35 वर्ष की आयु में इन्हें क्या हो जाता है? ज्ञान प्राप्त हो जाता है। क्या हुआ? ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, ज्ञान प्राप्त हुआ। मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूं, जैसे कि इनका जन्म कब हुआ था? जन्म आप कहेंगे सर 563 बीसी में। 563 बीसी में जन्म। मृत्यु कब होती है? 483 बीसी में इनकी मृत्यु हो जाती है। कि भैया गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं? गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। और भैया जब इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था, प्रथम उपदेश दिया था, इस उपदेश को हम क्या बोलते हैं? तो आप कहेंगे धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। और भैया इनकी मृत्यु को क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। मृत्यु की अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण। ठीक है जी, ये सारी चीजें आप लोग लिख लीजिए। अब बात आती है गृह त्याग की घटना का जो प्रतीक है। प्रतीक क्या है? घोड़ा। प्रतीक क्या है जी? घोड़ा। कि इनके गृह त्याग की घटना का प्रतीक क्या है? घोड़ा है। क्या है जी? घोड़ा। मेरे लाडलो क्या होगा? घोड़ा। जन्म का प्रतीक क्या होगा? जन्म का प्रतीक है कमल व सांड। कमल व सांड। ठीक है जी, कमल व सांड। मृत्यु का प्रतीक क्या होगा? मृत्यु का प्रतीक होगा जी स्तूप। क्या हो जाएगा? स्तूप। ठीक है जी, क्या हो जाएगा? स्तूप। निर्वाण का, निर्वाण, जब इन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ, निर्वाण का प्रतीक क्या है? निर्वाण का प्रतीक हो जाएगा, निर्वाण का प्रतीक हो जाएगा पद चिन्ह। क्या होगा? पद चिन्ह। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहिए। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? चलिए बता दीजिए। हाँ जी, बिल्कुल 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 भैया, हाँ जी, परेशान मत होइए, सारी चीजें आपको कराई जाएंगी माय डियर। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। यहां तक आप लोगों ने ये चीजें पढ़ ली, ये सारी चीजें आपने पढ़ ली। लिखा है भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहते हैं? आपको याद होगा कि भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब की गई थी? भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हो जाती है? भारतीय पुरातत्व विभाग भैया 1861 में बनता है। और इस समय इसके जो अध्यक्ष बने थे, इस समय अध्यक्ष थे जिनका नाम था एलेक्जेंडर कनिंघम। एलेक्जेंडर कनिंघम। क्या नाम है? एलेक्जेंडर कनिंघम। आप कहेंगे कनिंघम, कनिंघम स्पेलिंग गलत है कनिंघम की, मैं दोबारा लिख देता हूं, कनिंघम। ठीक है जी, ये अध्यक्ष बन गए थे। उसके बाद अगर क्वेश्चन दो प्रकार से आएगा, दो प्रकार से आता है कि 1921 में जब हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी, 1921 में जब हड़प्पा की खोज हुई थी, तब बेटा इसका अध्यक्ष कौन था? तब था जॉन मार्शल। कौन था इसका अध्यक्ष? जॉन मार्शल। ठीक है जी, जॉन मार्शल। मैं लेफ्टी हूं ना और मैं सीधा होकर लिख रहा हूं तो वो नहीं लिखा जा रहा है, तो इसमें
क्या पूछा था? जनक पूछा था। ठीक है, क्या पूछा है? जनक पूछा है। तो ये सारी चीजें आप लोग लिख लीजिएगा। अब बात आती है जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1921 में हड़प्पा की खोज हो जाती है। किसकी खोज हो जाती है मेरे बच्चों? हड़प्पा की खोज किसने की थी? हमारे ताऊजी थे खोज। एक हमारे ताऊजी हैं जिनका नाम है दयाराम साहनी। क्या नाम है जी? दयाराम साहनी। ठीक है, क्योंकि अंग्रेजों के नाम तो बड़ा खतरनाक हैं। कोई बेटा जॉन मार्शल है, कोई अलेक्जेंडर है, कोई मल्टीमल व्हीलर है और जेम्स प्रिंसेप है। भारत के नाम की बात करते हैं, सोनू, पप्पू, कालू, हैं, मुन्ना, पिंकू। दो दो अक्षरों में नाम खत्म हो रहे हैं, लेकिन पहले नाम बहुत खतरनाक होते थे, है ना? फूलचंद, डालचंद, रामपाल, है ना? बड़े खतरनाक नाम हो, लेकिन भारत में तो अच्छे अच्छे नाम हैं। भारत में तो सब अच्छे अच्छे नाम हैं। ठीक है, तो इनके नाम कौन याद करेगा? अजीबोगरीब नाम है। और हमारे यहाँ तो पप्पू, दो दो शब्दों में नाम खत्म, पप्पू, पढ़ लिया बस खत्म, पप्पू। तो ये दयाराम साहनी, आप कहेंगे दयाराम साहनी। ठीक है जी, चलो बहुत बढ़िया जी, दयाराम साहनी ने खोज कर दी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकार नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी से बता दो जी, जल्दी जल्दी से, क्या इसका सही आंसर है? देखिए, जब मौलिक अधिकारों की बात चलती है तो हम जानते हैं कि अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई है, जिसे संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक शामिल किया गया है। मौलिक अधिकारों की बात करता हूं तो मूल संविधान में 7 मूल अधिकार हुआ करते थे, लेकिन 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से संपत्ति के अधिकार 19(1)(f) और अनुच्छेद 31 को समाप्त कर दिया। वैधानिक अधिकार संपत्ति के अधिकार को बनाया गया, संपत्ति के अधिकार को वैधानिक अधिकार बना दिया गया। संविधान के भाग 3 से निकालकर भाग 12 में अनुच्छेद 300 का में शामिल कर दिया। किस में शामिल कर दिया? 300 का में शामिल कर दिया। तो स्वतंत्रता के अधिकार की मैं बात करता हूं, आप कहेंगे सर 19 से लेकर 22 तक है। मतदान का अधिकार मेरे लाडलो, ये राजनीतिक अधिकार है। ये क्या है? ये राजनीतिक अधिकार है। राजनीतिक, राजनीतिक बोलेंगे, राजनीतिक नहीं, राजनीतिक अधिकार है। राजनीतिक अधिकार हो जाएगा, वैधानिक अधिकार हो जाएगा। ठीक है, अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता 25 से लेकर 28 तक दी हुई है, 25 से 28। समानता का अधिकार 14 से लेकर 18 तक दिया हुआ है। ठीक है जी, 14 से लेकर 18 तक दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं सर मूल संविधान में जो मूल अधिकार हैं, मूल अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? तो आप कहेंगे भैया ये अमेरिका के संविधान से प्रेरित हैं। कहां से? अमेरिका के संविधान से प्रेरित हैं। ठीक है, कुल ये कौन से भाग में शामिल कर लिए हैं? भाग 3 में। कहां से कहां तक? 12 से लेकर 35 तक, 12 से 35 तक। ऐसे क्वेश्चन आता है संविधान के किस भाग को संविधान का मेग्ना कार्टा कहते हैं? तो आप कहेंगे भाग 3 को संविधान का मेग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संविधान का मेग्ना कार्टा, संविधान का मेग्ना कार्टा कहते हैं। क्या कहते हैं जी? मेग्ना कार्टा कहते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बात करते हैं। भारतीय संविधान में कौन सा शब्द भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं था? इनमें से कौन सा जो मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? अरे पढ़ लो भैया, एड्रेस लेके क्या करोगे? क्या करोगे एड्रेस लेके? पढ़ लो यार, हैं, पढ़ लो। वो आप, मैंने कई बार आपको बताया होगा ना कि गुलाब का फूल देकर ये कह गया सरकारी नौकरी वाला के, मैंने ऊपर सुनाया था ना कोई, कि गुलाब का फूल देकर ये कह गया टोकरी वाला कि एक तरफा मोहब्बत करने वाले मेरे यारो उसे ले गया कोई सरकारी नौकरी वाला। तो ऐसे ही रह जाओगे, क्या फायदा एड्रेस पूछ के? सरकारी नौकरी वाला आएगा ले जाएगा, फिर ऐसे ही रह जाओगे यहाँ बैठे बैठे। तो पढ़ लो यार, ये तो समय है अभी पढ़ने का, ये समय है पढ़ने का, और इस समय को भी अभी व्यर्थ कर रहे हो। आपको 6 महीने का समय मिल गया, ये मान के चलो कि आपके लिए ये गोल्डन पीरियड है, और इस गोल्डन पीरियड को नहीं भुना पाए तो फिर मुझे नहीं लगता कि आप कुछ और बेहतर कर पाओगे। ये तो बहुत गोल्डन पीरियड है आप लोगों के लिए। चलो जी, हम बात कर रहे हैं प्रस्तावना के। मैं प्रस्तावना से संबंधित कुछ चीजें बता देता हूं कि उद्देश्य प्रस्ताव क्या था। ये उद्देश्य प्रस्ताव, अब बात आती है जी उस उद्देश्य प्रस्ताव की कि ये किसने, तो 13 दिसंबर
13 दिसंबर 1946 में पीटी नेहरू ने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने पेश कर दिया था। जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। जब जवाहरलाल नेहरू ने पेश कर दिया तो मेरे लाडलो आप कहोगे स्वीकार कब किया गया है? तो स्वीकार किया गया जी 22 जनवरी को। 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया और इसे 26 नवंबर 1949 में 26 नवंबर 1949 में 26 नवंबर 1949 में प्रस्तावना के रूप में संविधान में प्रस्तावना के रूप में संविधान में ऐड किया, संविधान में अंगीकृत किया, एडॉप्ट किया। अंगीकृत एडॉप्ट एक ही बात है, अंगीकृत कर लिया। ठीक है, बात करते हैं प्रस्तावना में हिस्सा नहीं था धर्मनिरपेक्ष, संप्रभुता, लोकतांत्रिक गणराज्य, यही नहीं था। क्यों? क्योंकि इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से इसे जोड़ा गया है। ठीक है जी, 1976 के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे। 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से 3 शब्द जोड़े गए हैं लाडलो? आप कहोगे कौन कौन से? तो बेटा पहला समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष। और हम बात करते हैं कि सर एक था अखंडता। कौन सा? अखंडता। आप कहेंगे ये दोनों ही पहले पैरा में जोड़े थे, ये किस में जोड़े थे? तो आप कहेंगे सर ये दोनों फर्स्ट पैरा में जोड़े गए थे, इसे छठे पैरा में जोड़ा था, छठे पैराग्राफ में जोड़ा था। अब बात आती है कि प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना, संविधान का भाग नहीं माना। कौन सा भाग था? तो आप कहेंगे केस था वेरुवादी वर्सेस वेरुवादी बनाम भारत संघ। ये एक मामला था 1960 का। इसमें कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, संविधान का भाग नहीं है, इसमें संशोधन नहीं कर सकते, संविधान का भाग नहीं है, इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। फिर आया बेटा केशवानंद भारती वर्सेस केरल स्टेट। केशवानंद भारती वर्सेस केरल स्टेट था। केरल स्टेट 1973 का मामला था। ये कब का? 1973 का मामला था जी, 1973 केरल। ठीक है जी, इसमें कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, प्रस्तावना संविधान का भाग है। चलिए लिख लीजिए, इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बहुत शानदार। आगे हम बात कर रहे हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन करता है? इतना हलवा क्वेश्चन है, बिना चम्मच के खा जाओगे इसे। आप कहोगे सर अनुच्छेद 4 कहता है कि 2 और 3 में जो कानून बनाए गए हैं, अनुच्छेद 2 और 3 में जो कानून बने हैं, जो कानून बनाए गए हैं, कानून 2 और 3 में जो कानून बनाए गए हैं संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे, संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे, संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। ठीक है जी। 5 में क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि संविधान के प्रारंभ से नागरिकता, जिस दिन संविधान लागू होगा, संविधान के प्रारंभ से नागरिकता का अधिकार होगा। क्या होगा जी? नागरिकता का अधिकार होगा। चलिए 3 में लिखा है कि किसी नए राज्य की स्थापना, नए राज्य, ये तो हमने पढ़ ही लिया। छठे की बात करते हैं तो आप कहेंगे पाकिस्तान से भारत आने पर, पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की नागरिकता, लोगों की
नागरिकता। आपको पता है कि एक नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू कर दिया 11 मार्च को। क्या कर दिया? लागू कर दिया। ये है क्या? नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 है क्या? मैं बता देता हूं। देखिए, एक ऐसा अधिनियम जिसके माध्यम से हमारे पड़ोसी मुस्लिम बाहुल देश बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इनमें जो अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक मतलब नॉन मुस्लिम्स, क्योंकि मुस्लिम देश है तो मुस्लिम तो अल्पसंख्यक में होंगे नहीं, उन्हीं की संख्या ज्यादा है, तो वो माइनॉरिटी कैसे हो सकते हैं? तो हिंदू, सिख, पारसी, बौद्ध, क्रिश्चियन और ईसाई, क्रिश्चियन को ईसाई बोलते हैं, ठीक है। इन लोगों को 31 दिसंबर 2014 तक जो भारत में आकर बस गए, भारत की नागरिकता ले ली, शरण ले ली भारत की, तो उनकी कानूनी प्रक्रिया के जांच के बाद भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। अब आप कहोगे 31 दिसंबर 2014 के बाद यदि कोई भारत में आया हो तो क्या उसको भारत की नागरिकता मिलेगी? नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, ठीक है जी। चलिए आगे बात करते हैं। लिखा है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? देखिए, टीटी कृष्णाचारी प्रारूप समिति के थे, बीएन राव नहीं थे, बीएन राव नहीं थे, के एम मुंशी थे और डॉक्टर ये एन माधव राव थे। बी एन राव ये संवैधानिक सलाहकार थे। ये कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार थे। कौन थे बेटा? सलाहकार थे, संवैधानिक सलाहकार थे। बीएन राव ने संविधान का प्रारूप पेश किया। किसने संविधान का प्रारूप पेश किया है? संविधान का प्रारूप किसने पेश किया है? तो आप कहेंगे सर संविधान का प्रारूप पेश किया गया था मेरे लाडलो, कब? तो आप बता देना भैया कब पेश किया गया है संविधान का प्रारूप? अक्टूबर 1947 में बीएन राव ने। और प्रारूप समिति कब बनी? इसे मसौदा समिति भी कहते हैं मेरे बच्चों। इसे क्या बोलते हैं? मसौदा, मसौदा समिति। क्या बोलेंगे? मसौदा समिति बोलेंगे, ठीक है। इसे ड्राफ्टिंग कमेटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? ड्राफ्टिंग कमेटी बोलेंगे, इसको ड्राफ्टिंग कमेटी बोल देंगे, ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी। चलिए ड्राफ्टिंग कमेटी की स्पेलिंग में नीचे लिख देता हूं, ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी। ये कब बनी थी? तो आप कहेंगे सर ये बनी थी 29 अगस्त 1947। आप कहोगे जी प्रारूप बाद में पेश हुआ है और जांच समिति पहले बन गई। हाँ जी बिल्कुल पहले बन गई थी, ठीक है जी। चलिए यहां तक आप लोग लिख लें। चलिए लिख लिया आप लोगों ने जी। चलिए बहुत बढ़िया, किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है? 4 का आंसर बताओ। जिसने अब अगर ये कहा ना 4 का आंसर बताओ, घूसा मारूंगा खींच के, घूसा मारूंगा खींच के। ये क्या है? ये क्या है? एक्सरे करवा लो अपनी आंखों के, हैं? एक्सरे करवा लो अपनी आंखों के बेटा। चलिए बताइए, निम्नलिखित शख्सियत में से किसे संविधान के दस्तावेजों का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा के कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया? अभी जस्ट हमने पढ़ा था बीएन राव थे। और एचबीआर आयंगर कौन थे? संविधान सभा के सचिव थे। ये कौन थे? संविधान सभा के सचिव, संविधान सभा के सचिव, ठीक है जी। कौन थे? सचिव थे। चलिए ये तो हमने अभी पढ़ ही लिया था। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों द्वारा शिक्षा संस्थानों की स्थापना, प्रशासन करने के अधिकार निर्दिष्ट करता है? जल्दी से बता दो, जल्दी से बताओ भैया इसका क्या आंसर होगा। हाँ जी बहुत शानदार, लाजवाब। देखिए अनुच्छेद 27 में लिखा है करों से छूट, करों से छूट, धार्मिक वृद्धि हेतु करों से छूट। आप यहां पर पूरा ही लिख देता हूं वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। धार्मिक अभिवृद्धि हेतु, अभिवृद्धि हेतु, हेतु करों से मुक्ति, से मुक्ति, मुक्ति, ठीक है जी। अच्छा 28 में क्या लिखा है? आप कहेंगे सर अनुच्छेद 28 में लिखा है कि किसी भी शिक्षण संस्थान में जो राज्य द्वारा दिए गए अनुदान पर चलते हैं, शिक्षण संस्थानों में कोई विशेष धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। संस्थाओं में, शिक्षण संस्थाओं में किसी विशेष धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी, किसी विशेष धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी, विशेष धर्म की शिक्षा
की शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये क्या है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अल्प अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, वर्गों के हितों का संरक्षण संरक्षण। तो ये हो जाएगा। यहां पर हम बात करेंगे सर अनुच्छेद 30 की। अनुच्छेद 30 में क्या है? शिक्षण संस्थानों की स्थापना, शिक्षण संस्थानों की स्थापना। चलिए बहुत बढ़िया जी, बहुत शानदार। चलिए आगे बात करते हैं। टुक टुक जी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे लाल। नेक्स्ट है भारतीय संविधान। ये तो अभी हमने पढ़ ही लिया है। क्या लिखा है? कौन से शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन, यही था क्या? 12वां और ये एक ही दे दिया क्या? अच्छा चलो कोई नहीं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 35 वर्ष की आयु को भारत में राष्ट्रपति पद के लिए एक पात्रता मानदंड के रूप में घोषित करता है? देखिए इसमें लिखा है राष्ट्रपति राष्ट्रपति पद की रिक्त पूर्ति, रिक्त पूर्ति, रिक्त पूर्ति। ठीक है जी, क्या है? रिक्त पूर्ति है। चलिए बहुत बढ़िया। अब बात करेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये चीजें आप लोग मुझे बता देना सर क्या हो जाएगा कि भैया इसमें क्या है? राष्ट्रपति की शपथ। क्या है? शपथ। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है कार्यकाल। क्या है जी? इसमें कार्यकाल, कार्यकाल। समझ रहे हैं आप लोग? चलो कार्यकाल ठीक है जी। कितना है राष्ट्रपति का कार्यकाल? 5 साल। इसमें क्या है? योग्यताएं। क्या क्या योग्यताएं होंगी? कि भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु हो, 35 वर्ष की आयु हो, लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो, लोकसभा सदस्य बनने योग्य हो, लोकसभा सदस्य बनने योग्य हो। ठीक है जी, ये चीजें आपकी होनी चाहिए। आगे बात करेंगे। नेक्स्ट क्या बात, एक एक क्वेश्चन को ही वो रख रहे हैं क्या? चलिए लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का एसोसिएट सदस्य है? बहुत बढ़िया प्रश्न है जी। चलिए बता दीजिए जल्दी जल्दी से। तो आप क्या कहेंगे भैया? क्या ये बांग्लादेश है, क्या पाकिस्तान है, क्या अफगानिस्तान है? आप कहेंगे नेपाल है। क्या है जी? नेपाल है। देखिए अगर बात करते हैं कि इसमें कुल सदस्य कितने हैं, अगर मैं बात करूं आईसीसी में कुल सदस्य देश कितने होंगे, तो आप कहेंगे सर 108। कितने? 108 इसमें सदस्य हैं। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अकबर के शासनकाल में रज्मनामा बुक ऑफ वॉर के नाम से अनुवादित की गई थी? रामायण, बाबरनामा, महाभारत या अकबरनामा? चलिए जल्दी जल्दी से बता दीजिए क्या क्या इसका आंसर होगा, क्या क्या इसका सही आंसर है आप लोगों के माध्यम से। चलिए बताइए। बहुत बढ़िया। आप कहेंगे रज्मनामा बुक ऑफ वॉर, तो बुक ऑफ वॉर बेटा वॉर के नाम से ही आप समझ गए होंगे महाभारत है। अकबरनामा किसने लिखी है, बाबरनामा किसने लिखी है, रामायण किसने लिखी है? चलिए बता दीजिए। आप कहेंगे सर रामायण के रचनाकार थे महर्षि वाल्मीकि। कौन थे? वाल्मीकि। कौन थे बेटा? वाल्मीकि। आप ऐसे लिखना वाल्मीकि। कौन मेरे लाल? वाल्मीकि। ठीक है जी, वाल्मीकि लिख लेंगे। वाल्मीकि कौन थे? वाल्मीकि जी थे। अच्छा यहाँ पर बात आती है अकबरनामा किसने लिखी? बाबरनामा बाबर ने ही लिखी है तुर्की भाषा में। ठीक है। महाभारत बेटा किसने लिखी है? महाभारत किसने लिखी है? तो महाभारत का अनुवाद जो है फारसी अनुवाद, ये किसने किया है? आप कहेंगे सर बदायूनी ने। किसने? बदायूनी। बदायूनी ने फारसी में अनुवाद किया। किसमें? फारसी में अनुवाद किया। और अकबरनामा की मैं बात करता हूं तो आप कहेंगे सर अबुल फजल। किसके द्वारा? अबुल फजल। तो अबुल फजल के द्वारा, अबुल फजल के द्वारा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक, क्या कराए इन्होंने आज?
चलिए, तो यहाँ पर महाभारत हो जाएगी। नेक्स्ट है, गेट की स्थापना 1948 में देशों के साथ वैश्विक व्यापार संगठन के रूप में की गई, जिसका नाम व्यापारिक उद्देश्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सभी देशों को समान अवसर प्रदान करने करके सभी बहुपक्षीय व्यापार समझौतों की संरचना संचालित करना था। देखिए, गेट की बात हो रही है, ये पहले ILO था, ठीक है। इसको हम क्या बोलते थे, इंटरनेशनल इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन था। क्या था, जल्दी जल्दी से बता दीजिए। चलिए, तो हम कहेंगे सर गेट कब बना है। गेट जर्नल एग्रीमेंट एंड टैरिफ, जर्नल एग्रीमेंट ऑफ द टैरिफ एंड ट्रेड एंड टैरिफ, तो इसका जो है, इसको कब बनाया गया था, 1948 में। और यही आगे चलकर 1 जनवरी 1995 में WTO बन जाता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जेनेवा में। कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर, जेनेवा में। कहाँ पर है, जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, जेनेवा में। जेनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है। कहाँ पर, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड, ठीक है जी। कहाँ पड़ता है, स्विट्जरलैंड में पड़ता है। तो किसी को कोई दिक्कत है क्या, किसी को कोई दिक्कत है क्या। चलिए, अब बात करते हैं वर्तमान अध्यक्ष कौन है, नगोजी ओकोंजो। नगोजी ओकोंजो, कौन हो जाएगा, ओकोंजो, ओकोंजो इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं, नगोजी ओकोंजो, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया जी, शानदार। आगे बात कर लेते हैं, तो इसका सही आंसर है क्या, सही आंसर हो जाएगा 23। चलिए, नेक्स्ट है, दांदेली वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में होगा। दांदेली, जल्दी जल्दी से बता दो जी। हाँ जी, बहुत बढ़िया, शानदार। आगे हम लोग पढ़ते हैं, दांदेली वन्य जीव अभ्यारण्य कर्नाटक में है। कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर ये कर्नाटक में होगा। कहाँ पर होगा, कर्नाटक में। कर्नाटक में भद्रा जीव अभ्यारण्य भी है। यहाँ पर कौन कौन से हैं, भद्रा जीव अभ्यारण्य है, भद्रा जीव अभ्यारण्य भी यहाँ पर है, अभ्यारण्य, भद्रा जीव अभ्यारण्य है। और कौन सा अभ्यारण्य होगा कर्नाटक में, आप कहेंगे ब्रह्मगिरी। कौन सा, ब्रह्मगिरी। यहाँ पर हम कहेंगे ब्रह्मगिरी, ठीक है। क्या हो जाएगा, ब्रह्मगिरी हो जाएगा। चलिए, अगर नेशनल पार्क पूछा जाए कि भैया नेशनल पार्क कौन सा होगा, तो आप क्या कहोगे, नेशनल पार्क बेटा कौन सा है, बांदीपुर नागरहोल। आप कहेंगे सर बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पर है, कर्नाटक में। नागरहोल नेशनल पार्क कहाँ पर है, कर्नाटक में। नागरहोल नेशनल पार्क कहाँ पर है, कर्नाटक में। ये चीजें आप लोग लिखते हुए चलेंगे। आगे बात कर रहे हैं, लिखा है बाणगंगा महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। बाणगंगा महोत्सव की अगर बात होगी, तो बाणगंगा महोत्सव भैया कहाँ पर, एक मंदिर है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में मालाबार हिल्स पड़ती है। मालाबार हिल्स में एक मंदिर पड़ता है, बालकेश्वर मंदिर। बालकेश्वर मंदिर में एक परिसर है, जल टैंक है, एक जल कुंड बना हुआ है, जलकुंड, जिसका नाम है बाणगंगा कुंड, ठीक है। तो आप कहेंगे मालाबार हिल, मालाबार हिल्स। मालाबार हिल्स कहाँ पड़ता है बेटा, हिल्स, तो आप कहेंगे सर महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है ये, महाराष्ट्र में। आप कहेंगे कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। अब महाराष्ट्र में बेटा यहाँ पर एक मंदिर है, एक मंदिर है जिसका नाम क्या है, इसका नाम है, जिसका नाम है बालकेश्वर मंदिर। क्या नाम है भैया, बालकेश्वर मंदिर, बालकेश्वर मंदिर, बालकेश्वर मंदिर। अब बालकेश्वर मंदिर है जी। अब ये मंदिर जो है, इस मंदिर बालकेश्वर मंदिर में एक जगह है, जलकुंड है, जलकुंड। जलकुंड का नाम क्या है, जलकुंड का नाम है जी बाण। आप कहेंगे सर बाण गंगा, बाण गंगा। तो बाण गंगा एक जलकुंड है और इसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है, इसका नाम रखा गया है बाण गंगा महोत्सव। बाण गंगा महोत्सव ये बेटा कहाँ पर मनाया जाता है, 2 दिन मनाया जाता है। ये कहाँ पर 2 दिन मनाया जाता है, मुंबई शहर में 2 दिन मनाया जाता है, 2 डेज। राजस्थान के वार्षिक मेले का नाम बताइए जिसमें ऊंटों का व्यापार एक मुख्य आकर्षण है। तो आप कहेंगे सर पुष्कर मेला राजस्थान में लगता है। पुष्कर मेला राजस्थान में, ये बिहार में एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, बिहार में। मरु मेला भी राजस्थान में ही लगता है,
राजस्थान में, ये हरियाणा में लगता है। कहाँ पर लगता है? ये हरियाणा में लगता है। ठीक है जी, हरियाणा। और मरु मेला, मरु मेला कहाँ लगेगा? तो आप कहेंगे सर मरु मेला ये कहाँ पर लगता है, जल्दी से बता दो जी। तो ये लगता है जैसलमेर में, राजस्थान के जैसलमेर में, जैसलमेर। चलिए नेक्स्ट है, कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? इनमें से कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित होगा? तो भैया आप कहेंगे मारमुआ, गोवा में है ये। मारमुआ कहाँ पर होगा? गोवा में होगा ना। ये कहाँ पर है? गोवा में। कहाँ पर है बेटा? गोवा में। हल्दिया कहाँ पर है? हुगली यानी कि कलकत्ता, पश्चिम बंगाल, ये बंगाल में होगा। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में होगा। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश में। चेन्नई कहाँ पर होगा? तो आप कहेंगे सर चेन्नई बंदरगाह तो बेटा भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है, सबसे पुराना बंदरगाह है। सबसे पुराना बंदरगाह आता है किसमें? भारत का सबसे पुराना बंदरगाह। वैसे तो लोथल है, लेकिन ये पुरानों में गिना जाता है, पुराना। ठीक है, लोथल तो सिंधु घाटी सभ्यता के समय था। लोथल जो था सिंधु घाटी सभ्यता के समय था। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में है? सिक्किम पर नाज है। नाथुल्ला कहाँ का होगा? सिक्किम का। एक ट्रिक थी ना, सिक्किम पर नाज है। बड़ा लाचा हिमाचल की बरोसी, तो ये हिमाचल में हो जाएगा, हिमाचल। बोमडिला, अरुण ने बोमडिला बोया, तो ये अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। और ये धुरा दर्रा कहाँ पर होगा? ये हो जाएगा उत्तराखंड में। धुरा दर्रा कहाँ पर होगा? उत्तराखंड में। आगे है, 1956 की औद्योगिक नीति प्रस्ताव के आधार पर बनाया गया था। देखिए यहां पर औद्योगिक नीति, देखिए पंचवर्षीय योजना की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है जी? पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना। ये योजना कहां से आई है? पंचवर्षीय योजना की अगर मैं बात करता हूं तो आप कहेंगे सर रूस के संविधान से। कहां से? रूस के संविधान से ली है पंचवर्षीय योजना। तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना पर थी, दूसरी पंचवर्षीय योजना। पीसी महालनोबिस, आप कहेंगे सर 1956 से लेकर 1956 से लेकर 1961 तक ये रही है, 1961 तक रही। इसका जो मॉडल था, ये जो मॉडल है ना मॉडल, तो आप कहेंगे इसका मॉडल पीसी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस, नोबिस पर आधारित है। ठीक है जी, चलिए थोड़ा सा फास्ट करते हैं क्योंकि अभी यूपी जीके की भी क्लास है आपकी। 1955 में ग्राम और लघु उद्योग के लिए गठित समिति का नाम बताइए। जल्दी जल्दी से बता दीजिए इसका सही नाम क्या होगा। हाँ जी, जल्दी से बताएं। पानी कहाँ है? चलिए, बहुत बढ़िया। हम बात कर रहे हैं बेसल समिति है, करवे समिति, तो आंसर तो आपका करवे हो जाएगा, नरसिम्हन समिति हो जाएगा। नरसिम्हन समिति भैया ये कब बनी थी? 1991 में। एलपीजी रिफॉर्म से रिलेटेड है ये। एलपीजी रिफॉर्म यानी कि बैंकिंग गुणवत्ता से संबंधित थी। किससे? बैंकिंग, बैंकिंग से संबंधित थी। किससे संबंधित थी? ये बैंकिंग से। रंगराजन समिति का संबंध किससे था? रंगराजन समिति का संबंध किससे था? बैसल समिति का संबंध किससे था? कब बनी थी? तो 1975। आप क्या कहेंगे सर? 1900, हाँ जी बहुत बढ़िया। 1974 75 में ये बनाई गई थी। ठीक है जी, चलिए। किसी वस्तु की गति को आगे पीछे करने की घटना को रूप में जाना जाता है। किस रूप में जानते हैं जी? तो आप कहेंगे जब घटना, ये किसी की गति को आगे या पीछे करते हैं तो क्या होता है? कंपन होता है। क्या होता है जी? कंपन होता है। आगे पीछे से करेंगे, वस्तु की स्थिति में तेजी से आगे पीछे करने को कंपन कहते हैं। ठीक है, अगर बात करेंगे आवेग, आवेग क्या होता है? आवेग, पिंड के संवेग में हुए परिवर्तन को आवेग कहते हैं। आप कहेंगे सर पिंड के संवेग में हुए परिवर्तन को, परिवर्तन को आवेग कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेग कहते हैं। ठीक है जी, आवेग कहते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, ये आपका एक होमवर्क है और मैं आशा करूंगा कि आपने क्लास बहुत एंजॉय की होगी। तो एक बार कमेंट करके जरूर बता देना, कमेंट करके जरूर बताना कि ये क्लास कैसी होगी। चलिए कमेंट करके बता देना, मैं आज सबके कमेंट पढ़ूंगा कि भाई आपको ये क्लास कैसी लगी, मजा आया पढ़ने में। तो
प्लीज कमेंट जरूर करना बेटा, मोटिवेशन टीचर को कमेंट से ही मिलता है। फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।